सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हैं और आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। आपने आज़ादी का महीना मनाना शुरू कर दिया है। आज आप फीलिंग पैट्रियाटिक विद वन अदर। मैंने भी ग्रीन पहना, तो ये सर अब महीना पूरा आज़ादी का चलेगा। सर बिल्कुल चलेगा। कोई ना कहीं हरियाली आप कह रही हैं चलती रहनी चाहिए। अगर वो हमारे लिबास से ना हो तो हमारी, आपको पता है, तज्जिए से ज़रूर हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरा तो अपना ख्याल है 14 अगस्त के दिन भी शो शायद एक हमारा आए, तो अभी उसकी प्लानिंग चल रही है। वो मुकम्मल हो जाएगी तो हम कुछ स्पेशल चीज़ जो है कोशिश करेंगे ऑडियंस तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है। नहीं होगा तो हम लड़ के ले लेंगे, ये आज़ादी की तरह है। नहीं सर, लड़ना नहीं है, वो तो हो गया ना सर, वो तो लड़के कर लिया। अब उसको मेरे ख्याल में उसको सेलिब्रेट करें। सर लड़ाई सेलिब्रेशन नहीं होती, लड़ाई तो लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हम आई कंकर, हम प्यार से लेंगे। वाह। तो सर शुरू करते हैं हम। हमारी जो पहली खबर है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा, जो कि एक इदारा है जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स को रेगुलेट करता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको रेगुलेट करता है, उसमें रेडियो भी शामिल हो जाता है, टीवी चैनल्स तमाम आ जाते हैं, ये चैनल भी ज़ाहिर है। और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। बाकी मुल्कों में हमने ये भी देखा है कि जो मीडिया रेगुलेटर होता है वो हाइब्रिड मॉडल पे भी चलते हैं कि उनका एक प्राइवेट सेक्टर का भी एक रेगुलेटर होता है और उनका पब्लिक सेक्टर का भी रेगुलेटर होता है। तो वो ज़रा डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेकिन हमारा चूँकि पेमरा है और हम ज़ाहिर है उसकी हम इज़्ज़त करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ की। तो एक नई पॉलिसी जो कि सुनने में नई किसी को नहीं लगेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हम इस दफ़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट ज़रा हो रहे हैं। सर वो ये है कि इनका एक ऑर्डिनेंस तो 2002 का है, फिर एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2015 का है, जिसके सेक्शंस हैं 27, 29A और 30। सो उनके तहत ये कहा जाता है कि आपने जो यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है, वो फ़ौज पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, वो पुलिस के भी हो सकते हैं, और दीगर और जो यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है उनके ऊपर आपने कोई कॉमेडिक स्केचेस हो जाएं या कुछ सैटायर हो जाए, या उनका वर्दी किसी एक्टर ने या कमेडियन ने पहन के उसके अंदर पार्टेक कर लिया और कोई कॉमेडी कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो अब से वो कह रहे हैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और तमाम चैनल्स को ये कहा जा रहा है कि इससे आप परहेज़ करें और अब से ऐसे ना करें। ज़ाहिर है इशारा तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर क्या अमूमन सारे ही जो इस किस्म की चीज़ें री एनैक्टमेंट कह लें उसको, या एक्टर प्ले कर रहे हैं, कमेडियन प्ले कर रहे हैं, ये जो लेट नाइट आपके कॉमेडिक शोज़ होते हैं उन पे ही पोर्ट्रेल किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो है ऑर्डर जो है ये पुलिस की हद तक है। और एक्सक्यूज़ मी, उसके अंदर मेरे ख्याल में ज़्यादा इशारा तो हमारी पंजाब पुलिस की तरफ आ रहा है कि उमूमन उनके हवाले से ये स्केचेस जो हैं ये बनाए जाते हैं, सैटायर किया जाता है, और बड़ी देर से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो अब उन्होंने पुट योर फुट डाउन पॉलिसी करके कहा है कि तमाम चैनल्स के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर ये बात साबित हुई कि आपने इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। जी यकीनन ये पुलिस को लेकर ही होगा, क्योंकि दीगर जो इदारे हैं जो वर्दी पहनते हैं अमूमन चैनल्स पे उनको तो हाथ नहीं लगाया जाता। बाकी जहाँ तक बात है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखिए हमारी तो सिंपल सा उसके पीछे लॉजिक होती है, और वो ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, जो तरक्की कर चुके हैं, जो तरक्की कर नहीं रहे कर चुके हैं, उनका देख लीजिए कि वहाँ पर क्या कवानीन लागू हैं। अगर तो वहाँ पर इस किस्म के कवानीन लागू हैं तो इसका मतलब है कि ये इस तरह का कानून तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरह के कवानीन लागू नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ये कानून ठीक नहीं है। सो अगेन ये एक ऐसी चीज़ है, किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन हो, मतलब एक पेमरा जो है बड़ा काबिल इज़्ज़त जिस तरह आपने कहा इदारा है, होगा यकीनन, लेकिन पार्लियामेंट से ऊपर तो नहीं है। सो अब अगर इस किस्म की एक तजवीज़ आई है पेमरा की तरफ से, या पेमरा ने अपनी कैपेसिटी में एक कानून लागू कर दिया, तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, वो हमारे बिहाफ पे उस पर डिबेट करें। ये सारी बातें उसमें हों कि जी अमेरिका में कानून क्या है, जापान में क्या है, चाइना में क्या है, उसके बाद फिर ये फैसला हो कि ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा, तो कुछ अर्सा पहले एक इस तरह का भी पेमरा से डायरेक्शन आई थी
अगेन मुझे नहीं पता कि वो इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, कि जिस तरह से आपने कहा कि रात 11 बजे वाले स्लॉट पे चलते हैं कॉमेडी शोज़, 11 ऑनवर्ड्स 11 बजे वाला स्लॉट होता है। अच्छा, सो उसमें एक और जो चीज़ आया तो उसमें एक बड़ा कल्चर है डमी कल्चर, कि किसी भी सियासतदान की डमी बनाई जाती है, उसके साथ फिर सवाल जवाब होते हैं, उसके अंदर से कॉमेडी पैदा की जाती है, यानी कि कॉमेडियन गेटअप बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर सियासतदान को मिमिक करता है। एग्जैक्टली। सो उसमें एक कानून, अगेन कानून या तजवीज़ पैमरा की तरफ से आई थी कि जी ख़वातीन लेजिस्लेटर्स जो हैं हमारी, उनके नहीं बनने चाहिए कैरिकेचर्स, उनकी डमी नहीं बननी चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता कि वो लागू हुआ नहीं हुआ, टीवी चैनल्स या टीवी शोज़ ने उसकी पासदारी की या नहीं की, लेकिन अगेन अब एक तरफ मैं समझता हूँ ये बात कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो पूरी तरह से उनको नहीं मिलते। ये इस वक्त हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पे शायद पॉजिटिव सेक्सिज्म की ज़रूरत है, कि हमें ख़वातीन को शायद ज़रूरत से ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि सबको बराबरी के हकूक़ हासिल होने चाहिए, लेकिन अभी वो दौर है कि शायद हमें ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा आसानियाँ देने की ज़रूरत है, हकूक़ देने की ज़रूरत है, ताकि वो काम के लिए निकलें, यहाँ पर एक कल्चर डेवलप हो, ख़वातीन जो है वो वर्कफोर्स का हिस्सा बने। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं कि उनका कैरिकेचर बन जाना, उनकी डमी बन जाना, इससे शायद वो लेजिस्लेशन की तरफ नहीं आती, उनको घर वाले नहीं आने देते। सो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ इनकरेज करने की उनको ज़रूरत है, पर दूसरी तरफ अगेन ये बात भी डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए कि जी एक अगर हम लेजिस्लेटर लेके आ रहे हैं तो उसकी थिक स्किन होनी चाहिए। अगर वो इस बात से घबरा रही है कि मेरा कैरिकेचर बन जाएगा या मेरी फेक वीडियो बन जाएगी, सो ये इसकी वजह से अगर वो नहीं आ पा रही, तो क्या वो जब लेजिस्लेशन में आ जाएगी तो फिर वो डिलीवर कर पाएगी? अगेन ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हमें किसी एक महकमे या इदारे से ऑर्डर नहीं आ जाना चाहिए, ये पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सर। और दूसरा देखें, ज़ाहिर है पैमरा ने तो अपना काम किया, जो उनको ज़ाहिर है पैमरा इस चीज़ से कतई नज़र के वो एक सिर्फ रेगुलेटर है, वो एक कंप्लेंट सेल भी है। मतलब कोई आम शहरी, कोई शख्स, वो सियासतदान ही क्यों ना हो या कोई और इदारे का नुमाइंदा हो, तो अगर उनको लगा है कि नेशनल टेलीविज़न पे किसी चीज़ पे उनकी कोई भी चीज़ बात हुई है या उनको मिमिक किया गया है, तो उनकी दिलज़ारी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उनके पास ये हक हासिल है बतौर शहरी, हमारे पास भी मौजूद है कि हम पैमरा को इन्फॉर्म करके कहें जी कि ये इस दिन फलाने शो पे ये बात हुई, तो इसका नोटिस लिया जाए। और मुझे यकीन है कि वो देखते भी होंगे, उस चीज़ को लेते भी होंगे। इसका मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रेशर इदारे की तरफ से ज़्यादा बढ़ गया होगा। मैं ज़ाहिर है ये चीज़ तो हम बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं कर सकते कौन से उस शो में ये हुआ, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि ये चीज़ बहुत सेल्डम होती है। ये चीज़ अमूमन हफ्ते में अगर इनके 3 या 4 शोज़ होते हैं, तो महीने में मतलब 12 शोज़ होते हैं, तो एक अदद में पुलिस का एक कैरेक्टर जो है वो अमूमन आया होता है उसके अंदर। और वो भी इस तरह से नहीं होता कि वो उसको बेइज्जती कर रहे हैं किसी की या इदारे को कुछ कह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि ज़ाहिर उस वक्त जो स्केच बनाया उन्होंने, उसके अंदर पुलिस का रोल चाहिए था। देखिए ना, लेकिन सर ये डिबेट जो है ये फिर यहाँ तक महदूद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बड़ा क्लियर है कि जी ये नेशनल टेलीविज़न और ये बात हो रही है न्यूज़ चैनल्स की हद तक। फिर तो देखें, आप अगर ड्रामों में चले जाएँ और आप फिल्मों में चले जाएँ, फिल्में अमूमन कम होती हैं यहाँ पे, बट ड्रामे तो बहुत सारे बनते हैं जिनके अंदर किसी न किसी स्टोरी लाइन के अंदर, प्लॉट के अंदर एक पुलिस का रोल होता ही होता है। कई दफ़ा पॉजिटिव होता है, लेकिन अमूमन नेगेटिव होता है कि जी उसमें करप्शन की भी बात होती है। उसमें एक हमारी दकिया नुसी सा हमने एक बनाया हुआ है अप्रोच टुवर्ड्स पुलिस, कि ये करप्ट भी हैं, ये काम भी नहीं करते, ये ऑन द टेक होते हैं, ये अमूमन जो ज़्यादा ताकतवर तबका होता है उसके साथ होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके पे रोल पे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ज़ाहिर है मैं इस शो के हवाले से नहीं कह रहा, ये टोन्स डिस्कस होती हैं हमारे टेलीविज़न और ड्रामों में। तो फिर अगर आपने करना है तो आपकी वाली बात तो मेरे ख्याल में बाद में आएगी कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो, जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ। पहले तो फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड डालें कि अगर तो टीवी चैनल्स भी नहीं कर सकते, फिर ड्रामों से भी बंद करें इस चीज़ को, और उनको भी नोटिस भेजे जाएं कि जी आप भी नहीं कर सकते। और फिर हम इसको आज से शुरू कर रहे हैं, या कोई रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है इसके अंदर कि जी अब जैसे एक टीवी शो का तो ये एक चीज़ है कि एक दफ़ा चल गया है एक किस्त, तो वो बाद में एक दफ़ा रिपीट हो सकती है, उसके बाद उसने बार बार उस स्टोरी लाइन को लेकर नहीं आगे चलना। एक ड्रामे के अंदर अगर आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया 5th एपिसोड में और उसकी 50 किस्तें हैं, तो उसने 10 और किस्तों में उसी पुलिस ऑफिसर या किसी वर्दी नुमा शख्स ने उसके अंदर रिप्रेजेंट होना है या प्रेजेंट होना है रादर, तो आप क्या करेंगे फिर? उसको आप ड्रामे को कहेंगे अपनी सारी स्टोरी लाइन चेंज करें, उस जो एक्टर है उसकी रोजी रोटी ख़त्म करें, उनको फायर करें, राइटर जिसने लिखा है सारा वो अपनी सारी स्टोरी चेंज करे। तो ये बड़ा ऐसे नहीं है कि ये खबर आई और हमने पढ़ ली, हम इसके ऊपर बात ही इसलिए कर रहे हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं।
ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। दूसरी एक और चीज़ वो ये है कि मतलब मैं और आप, हम पूरी दुनिया का जो कंटेंट है वो कंज्यूम करते हैं। अगेन मतलब आप इंडियन कंटेंट उठा लें, आप हॉलीवुड कंटेंट उठा लें, आप ब्रिटिश कंटेंट उठा लें, करप्ट पुलिस वाला जो है एक बहुत ही नॉर्मल स्टैंडर्ड कैरेक्टर है। टीवी शोज़ हो जाएं, मूवीज़ हो जाएं, तो अगर वहाँ पे किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर मतलब अगेन कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जिस पे हम कन्विंस हो सकें कि अच्छा जी वहाँ पे इजाज़त है पर यहाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके लिए कोई कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट इनके पास है या बस ये ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत है कि जी हम कह रहे हैं नहीं तो फिर नहीं। तो फिर अगर आप इस तरह से करेंगे तो अगेन आप बहुत चीज़ें कहते हैं वो फिर आपसे होती नहीं है। आप मतलब ये रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि ये टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकती, तो फिर ये क्या इस तरह की बात इम्प्लीमेंट करवा सकती है? ये ख़ुद भी कवानीन बनाने से पहले ना एक दफ़ा सोचा करें, क्योंकि हर वो कानून जो बन जाता है लेकिन फिर उसकी पासदारी नहीं होती, उससे रियासत मज़ीद वीक हो जाती है। सर बिल्कुल। और सर देखें ना, ये जिसे मैंने मेंशन किया कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2015 में अगर ये बात है कि यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स का आप नहीं कर सकते, बात यूनिफॉर्म की हो रही है। मतलब पुलिस तो उसके अंदर क्योंकि ज़्यादातर वही यूनिफॉर्म यूज़ होता है तो हवाला पुलिस का भी आ रहा है, बट यूनिफॉर्म्ड लोग की बात हो रही है। तो अगर तो ये है असूल तो इतनी देर पर होने क्यों दिया? मतलब अगर ये है जैसे आपने कहा कि उसकी पासदारी, इसका मतलब है नहीं हुई। अगर अभी तक टीवी चैनल्स फ्रीली इन कैरेक्टर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो बात ठीक है। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इसके अंदर ये कि मैं अगर डबल एडवोकेट प्ले करूँ तो अमूमन ये भी होता है कि आप हर कैरेक्टर का एक ओहदे का रादर एक नेगेटिविटी तो होती है जो ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा रेटिंग्स आती हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एंगल भी तो होता है ना हर चीज़ का। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉमेडिक स्केचेस के अंदर वो पॉजिटिव एंगल जो है वो कॉमेडिक रहता नहीं, उसमें क्या कॉमेडी की जाए, तो नेगेटिविटी के अंदर कॉमेडी निकल आती है। और दूसरा आपको याद होगा हमने 1-2 दिन पहले ही वो अदील अफजल साहब के साथ जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर तो उसकी टोन ही ये थी सर कि कॉमेडी और सैटायर जो है क्या उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी, या जैसे आपने थिक स्किन का, वो आप तो सियासतदान की हद तक चले गए, वहाँ तो मैं एग्री करता हूँ कि होनी चाहिए थिक स्किन आपको बातें सुनने की और तनकीद सुनने की, क्योंकि आप एक लेजिस्लेटर, एक लॉ मेकर हैं, तो आपको तो थिक स्किन होनी चाहिए। लेकिन आम आवाम भी मेरे ख्याल में इस मुल्क की जो है वो तैयार नहीं है कि कॉमेडी को एक्सेप्ट करे। मतलब ये तो पुलिस अफसरान हैं, इनको तो एक अनफॉर्चुनेटली एक आदत सी पड़ गई है कि एक सर्टन सांचे में उनको फिट कर दिया जाके, लेकिन फिर तो डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, सहाफ़ी भी होते हैं। तो आप फिर सबको अगर आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे, कोई भी लॉबी करके आपके तक पहुंच गया और वो ताकतवर तबका है, तो इसका मतलब आप कहेंगे जी अब आप डॉक्टरों का मजाक नहीं उड़ा सकते, अब आप सहाफ़ियों का मजाक नहीं उड़ा सकते, अब आप राइटर्स का मजाक नहीं। तो ये तो फिर नेवर एंडिंग है ना। बिल्कुल, ये नेवर एंडिंग है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि कॉमेडी शोज़ में कॉमेडी के अलावा सब कुछ होगा। हाँ जी। तो क्या आप ये चाहते हैं? अगेन कॉमेडी शोज़ हमारे जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखे जाते। हमारे कॉमेडी शोज़ की मार्केट पूरी दुनिया में है। जहाँ जहाँ लोग उर्दू और पंजाबी समझते हैं वहाँ पे हमारे कॉमेडी शोज़ चलते हैं। हमने बड़ा एक ब्रेक थ्रू किया है। हमने ये जो एक फॉर्मेट बनाया है कि जिसमें स्टेज के जुगतिये टेलीविज़न चैनल्स पर आ गए और एक जुगत प्लस क्या कहते हैं सिचुएशनल कॉमेडी को हमने जो मर्ज किया है, ये बहुत दुनिया में कम जगहों पे होता है। और इसके नतीजे में एक ख़ास किस्म की कॉमेडी पैदा हुई है जो कि शायद थिएटर में पहले भी थी, लेकिन आप देखें ना कि वो पाकिस्तानी जो कनाडा रहता है उसके पास तो इस थिएटर की एक्सेस नहीं है। इसके अलावा वो इंडियन जो पंजाब में रहता है उसके वहाँ ये वाला थिएटर ही नहीं है। सो ये एक हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट आइटम है। आप देखें कि ये हमारे चैनल्स भी बाहर देखे जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो इस तरह के शोज़ हैं उनकी यूट्यूब पे जाकर अगर आप व्यूअरशिप निकालेंगे ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो अगर हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी महसूस होते हैं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी मांग है, तो हम उसको क्यों ख़राब करना पे तुले में सर आते वो असल में ये देखना, उस दिन मैं फिर से उसको उसी शो को रिक्रिएट नहीं कर रहा था, दिल भाई के साथ किया था। उनकी पॉइंट्स तो बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन उनका पॉइंट यही था कि जी कि यहाँ पे ना जो भी चीज़ थोड़ी सी भी मुनासिब या अच्छी चल रही है, तो कॉमेडी का तो पॉइंट ही है कि किसी को ऑफेंड कर रहे हैं आप। मतलब कॉमेडी तो हो ही नहीं सकती जब तक कोई एक शख्स ऑफेंड हो रहा है और दूसरा उसके ऑफेंड होने से कोई मुस्कुराहट ले रहा है या हंसी ले रहा है। तो ऑफेंस अगर निकाल देंगे तो वो कॉमेडी नहीं रहेगी, वो तो फिर मतलब तकरीर हो जाएगी। तो तकरीरों की वो कमी नहीं है और तकरीरों पे पाबंदियाँ जो हैं वो भी बड़ी कम होती हैं।
होती भी हैं तो आजकल तो हमने देखा ट्रेंड ज़्यादा ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेता है। तो पेमरा की जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर तो ये फॉल करता है। और आपकी जो बात है कि तकरीरों पे अमूमन पाबंदी नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सुनता ही क्यों कोई नहीं। और कॉमेडी पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? क्योंकि कॉमेडी लोग देखते सुनते हैं। और सर ये देखें ना, इसी के ऊपर हम इस चीज़ पे आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा फिल्में नहीं हैं। देखिए शो जो होता है ना, टीवी शो, उसकी एक ख़ास शेल्फ लाइफ भी होती है, उसकी एक रन टाइम भी होता है। मतलब बहुत मुश्किल है कि बंदे ने 50 किस्तों का शो जो है वो फॉलो किया है तो वो फिर से उसको देखेगा 2-4 साल बाद। बहुत अच्छा शो होना चाहिए, इसको आप बार बार रिविजिट करें। फिल्मों का ऐसे नहीं है। फिल्म अच्छी जो होगी ना वो फिर टाइमलेस है, वो चलती रहेगी। और लेकिन अगर जाहिर है एक फ़िल्म का आजकल जो स्टैंडर्ड फार्मूला ये है कि आप या तो बहुत मारधाड़ वाली एक्शन बना दें या एक प्योर कॉमेडी बना दें। अब प्योर कॉमेडी में जैसे आपने कहा कि ये अमेरिका, यूएस, हॉलीवुड, बॉलीवुड सब जगह जो है, यूके में ये पुलिस वाला कैरेक्टर जो है ये बहुत लाजमी है। तो यानी कि अगर हम रिवाइवल ऑफ सिनेमा जो है उसकी बात करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें ऐसी रुकावटें लग जाएँ तो फिर वो रिवाइवल तो नहीं होगा ना सर। बिल्कुल। देखिए, मैं सीधा सा आर्ग्यूमेंट ये है, हम खिलाफ हैं इस चीज़ के जब हमें ये कहा जाता है ना कि हमने सोचा। भाई आपने नहीं सोचना। मतलब अगर ये कौम बहुत सोचने काबिल होती तो हम आज इस जगह पर होते ही ना जहाँ पर है। ठीक है, हमारे पास 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हमें सब पता है कि जिन कौमों ने तरक्की हासिल की उन्होंने क्या किया, जो कौमें ज़वाल पजीर हुई उनका क्या कसूर था। पिक कीजिए, अच्छी चीज़ें पिक कीजिए, बुरी चीज़ें ड्रॉप कर दीजिए। खुद सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और सर बाकी चलें इसको हम मज़ीद इसके अंदर देखते हैं क्या क्लैरिटी आती है कि आया ये सिर्फ न्यूज़ चैनल्स की हद तक है, ये फिल्म टीवी ड्रामों में भी जाएगी चीज़, आगे जाके सर ये सारी चीज़ क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर थोड़ी बात कर लेते हैं टैक्स की। मुझे पता नहीं सर, बात ही कर सकते हैं, कलेक्ट तो नहीं हो रहा। नहीं सर, हो रहा है। अच्छा वाह। मसला देखिए, ये एक चीज़ समझने की हम सबको ज़रूरत है कि आप देना चाहें ना देना चाहें, आप टैक्स नेट में ना आना चाहें, देखें आप कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसकी पक्की पर्ची बन रही है ना तो आप टैक्स तो दे रहे हैं। मतलब वो गवर्नमेंट को किसी फॉर्म में जा रहा है तो एवरीबडी पेज सम फॉर्म ऑफ टैक्स। लेकिन ज़ाहिर है जो एक सैलरीड क्लास है, जो हमने इस बजट के बाद हमने बड़ी तफसीली हमने 2-3 प्रोग्राम्स की इसके ऊपर डिस्कशन की कि उनको इस दफ़ा काफ़ी स्लैब्स बढ़ा दिए गए, परसेंटेज वाइज हर कैटेगरी के अंदर बिटवीन 4 to 10% बढ़ा दिए। कुछ कैटेगरीज़ में तो अपवर्ड्स ऑफ 35% टैक्सेशन बढ़ा दी गई कि सैलरीड क्लास जो है मज़ीद वो से उसके जो मनफी अनासर हैं वो ये भी हो सकते हैं कि एक शख्स जो है वो फिर अंडर द टेबल कैश लेना शुरू कर देगा कि मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। बड़े उसके अंदर चीज़ें हम सारी बात कर चुके हैं, लेकिन ये खबर उस चीज़ के बारे में नहीं। फाइनेंशियल ईयर 24 जो है हमारा, उसके अंदर ये पता चला है कि सैलरी क्लास की टैक्सेशन जो है, इनकम टैक्स जो है वो इतना ज़्यादा कलेक्ट हुआ है सैलरी लोगों से कि उन्होंने सरपास कर दिया है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को। इसका ये भी वजह हो सकती है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हुई है, लेकिन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तो हमें पता चले थोड़ी सी बड़ी भी है। सो इसके जो फिगर्स हैं मैं बता देता हूँ कि टेक्सटाइल कंपेयर टू सैलरी क्लास, सो टेक्सटाइल 111.23 बिलियन रुपीज़ कलेक्शन है, सैलरी क्लास है 367.8 बिलियन। सो मतलब ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा ज़्यादा आपने सैलरी क्लास से इस दफ़ा अर्न की है गवर्नमेंट ने। उसके बाद सबसे टॉप पे बैंक्स हैं 946 बिलियन रुपए, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो 413.4 बिलियन रुपए है। और सैलरी क्लास का जो राइज़ आया है सर, ये 39% राइज़ है टैक्स कलेक्शन के अंदर। तो इसको अगर आप एक इस एंगल से लें कि हमें तो हमेशा बताया जाता था कि जी इस पूरे मुल्क की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की जो बैकबोन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बल्कि उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी और कीमती और अहम है। तो इसके अंदर तो ये मुस्बत तो है ही नहीं, इसके अंदर कुछ, ये सारा कुछ ही मनफी है कि एक तो सैलरी क्लास जो है वो स्लैक पिकअप करवाया जा रहा है उनसे, और नंबर 2 इसका मतलब आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डिमिनिश हुई जा रही है। कल तो बल्कि कल और परसों नहीं, कल के दिन हमने एनर्जी के ऊपर बहुत तफसीली गुफ्तगू की। तो एनर्जी के जो ये आपको लग रहा है ना कि सर ये 3-4 साल में ऑडियंस को या किसी और के बड़े फ़र्क आएगा, ये आ चुका है।
मतलब आपने ये डिप जो है ये देख लिया, ये तो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं, बाकी एक्सपोर्टर का सोच लें क्या हाल होगा। बिल्कुल, देखिए एक तो जो आपने जिक्र किया ना कि टैक्स तो कलेक्ट होता ही है, उसकी वजह ये है कि आप कुछ भी खरीदते हो तो उस पर GST से लेके तो पता नहीं क्या पक्की कुछ पर्ची होगा। लेकिन देखें वो है इनडायरेक्ट टैक्सिंग। अब वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो तो अमीर इंसान ले या गरीब इंसान ले, वो तो सबको बराबर पड़ गया। असल में तो होना ही डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए, ताकि मतलब इनकम टैक्स होना चाहिए, वहीं पे कलेक्शन काउंट करती है कि वो अब जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो अमीर लोग हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना जो इनकम टैक्स है वो पूरा देते हैं या नहीं देते। सैलरीड क्लास से तो आसान है ना, एट सोर्स कट जाता है। सैलरीड क्लास इसीलिए इतना ऊपर है कि वो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, उन्होंने बैठ के अपनी बुक्स नहीं करनी होती, वो तो बस उनको कट के मिल जाता है, वो फाइल करें ना करें, वो जितना कटा होता है वो बता इदारा फिर जमा कराता है, वो उनका इदारा जमा। और वो अलग बात है कि इदारा करा नहीं रहा, ये भी बड़ा मसला है, एक एडेड मसला है इसके अंदर कि इदारा करा रहा है नहीं करा रहा। ये एक एडेड मसला है, क्योंकि ये जो आपने अभी फिगर्स बताए हैं ना, ये तो पिछले फिस्कल ईयर के हैं। अभी जो उनकी स्लैब्स चेंज हुई हैं 24-25 का तो अभी आएगा, वो तो अभी आएगा, वो इससे भी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, सो इसी तरह अब ये जो आपने कहा कि नंबर 1 पे बैंक्स हैं, अगेन बैंक्स क्यों है नंबर 1 पे? क्योंकि आपको कलेक्शन करनी नहीं पड़ती, वो भी एट सोर्स कट जाता है, और वो तो एट सोर्स इतनी आसानी से कट जाता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सबसे आसान ज़िंदगी बैंक्स की है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी सरकार को लोन चाहिए होता है इंटरनल, जो कि वो बैंक से ले लेता है, बैंक्स को उस पर वो सूद दे देता है, और उसके जो सूद देता है उसमें वो टैक्स काट लेता है। सो बैंक्स को तो अब कुछ नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा पिछले बहुत अरसे से बैंक्स आपके पास डेस्परेटली नहीं आ रहे कि हमसे लोन ले लो, हमसे गाड़ी ले लो, हमसे बिजनेस में शराकतदारी करा लो। सरकार जो बैठी है, कोई बैंकर आपके पास आता ही नहीं कुछ बेचने, क्योंकि उनकी ऑलरेडी दिहाड़ी लगी हुई है, सरकार उनसे पैसे लेती है, सरकार उनको सूद देती है, उसमें से टैक्स काट लेती है। जो लोकल बैंक लेंडिंग का एक मसला भी है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो तो ये भी कहते हैं कि ये एक बबल है जो बर्स्ट करेगा जब सरकार के पास इनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो अदा करने का जब नहीं रहेगा। और एक तो बहुत बड़े बैंक्स हैं ना, टॉप आपके 5 जो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी कंज्यूमर एंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका कमर्शियल एंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फिर बैंक गवर्नमेंट लैंडिंग है। कुछ बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट लैंडिंग की बेसिस पे उनकी पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो अगर उनको अपनी किस्त नहीं मिलेगी तो वो बैंक क्या करेगा? वो सरकार के पास जाएगा, दे वरना हम बंद हो रहे हैं। तो ये भी मसले हैं। बिल्कुल, ये तो इस पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस के लोग दोनों ये कह चुके हैं, जिनमें शबर जैदी साहब भी शामिल। जी बिल्कुल है। उन्होंने कहा जी कि ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है उसको रीनिगोशिएट किया जाए, वो तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, या वो तो फौरी तौर पे हम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अनकरीब जो आपका इंटरनल डेट है वो तो सरकार अभी रीनिगोशिएट करेगी, और जिस दिन वो करेगी उस दिन आपके काफ़ी बैंक्स की हवा निकल जाएगी। और यहाँ तक कि इस वक्त अगर आप स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाएं तो बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स मशवरा दे रहे हैं कि अब फ़िलहाल मज़ीद इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ना करें, अनलेस वो बड़े ब्लू चिप किस्म के बैंक्स हैं जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है और बहुत ज़्यादा है, मतलब टॉप बैंक्स जो हैं उनका भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनका भी शायद ना करें क्योंकि उनको भी तो डेंट थोड़ा सा तो पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा बैंक है उतना बड़ा लेंडर भी है वो। सर उसके अलावा ये देख लें सर कि कितनी बड़ी ये एक अजीब सी एक बात है कि अगर कोई आम शख्स अपना कारोबार करने के लिए लोन लेता है तो उसमें पहले लोन लेने के लिए उसको मेरे ख्याल में कोई 1 किलोमीटर लंबे कागज़ जो हैं वो जमा कराने पड़ते हैं। उसके बाद उनकी क्रेडिट चेक होता है, उनकी एसेट्स जो हैं जिनको पता नहीं हाइपोथेकेट करते हैं, वैल्यूएशंस होती हैं, फिर उनकी एक वैल्यू लगती है, उसकी बेसिस पे लोन वैल्यू डिसाइड होती है, फिर आपको लोन डिस्पर्स होता है। और उसके साथ कई बहुत ज़्यादा तो ये होता है कि जी अगर आपकी वो वैल्यूज़ कम है तो आपकी पर्सनल गारंटियाँ जाती हैं एक शख्स की कि जी कुछ अगर ये कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया तो मैं ज़ाती तौर पर इसके पैसे दूंगा। इस किस्म के लोन्स भी होते हैं, और जब वो लोन बैंक कॉल कर ले तो फिर वो बंदा जो है वो ख़त्म नहीं, वो पिस जाता है, वो बंदा ख़त्म हो जाता है जब, क्योंकि कारोबार नहीं चला पाया। क्यों नहीं चला पाया जी? कि सरकार ने बिजली महंगी कर दी, सरकार ने गैस बंद कर दी, सरकार ने मेरी ज़मीन जो है उसको कह दिया कि यहाँ पे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बनेगी, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। सरकार अलबत्ता जब लोन लेती है अपने खर्चे पूरे करने के लिए, मंसूबे लगाने के लिए, अपनी डेट को सर्विस करने के लिए भी लोन लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि सरकार का जब ये होगा तो वो जाएगी बैंक के अंदर और यूं बैठेगी कुर्सी के ऊपर, बूट अपने ऊपर रखेंगे, कहेंगी कि नहीं देना, जो करना है कर लो। क्या कर लोगे? तो सर ये देखें ना कितना एक डिस्पैरिटी है इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि टेक्सटाइल के ऊपर जी। सो टेक्सटाइल में एक तो यकीनन के ज़ाहिर है और बहुत सारे मुल्क हैं जो कि इसमें ऊपर जा रहे हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे खाम माल पहले भी कम था, अब मज़ीद कम हो गया। मतलब देखें ना, हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो कोई, अगर आप आज से 40 साल पहले देखें, 30 साल पहले देखें, तो अब वो बहुत कम है उसके मुकाबले में। और उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं कि हमने हर जगह चावल और गन्ना लगाया, हमने वो शुगर की चक्कर में गन्ना लगा लगा के सारी अपनी बाकी क्रॉप्स ख़त्म कर दी। उसके अलावा भी यहाँ पर उस तरह से रिसर्च नहीं हुई। हम ज़्यादातर अपना जो ख़ाम माल है वो इंपोर्ट ही करते हैं। यहाँ पर हम कैपेबिलिटी ही नहीं रखते बनाने की, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और री एक्सपोर्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि इनको एक और भी डेंट लगा है। एनर्जी की तो आपने बात कर दी थी। उसके अलावा अभी जब हमने अपना डेट कंट्रोल करने की कोशिश की, ये पिछली PDM 1 में भी और PDM 2 में भी, तो उसमें हमने क्या किया कि बहुत सारे इंपोर्ट आइटम्स पर पाबंदी लगाई। अच्छा, अब हमने उसमें ये बहुत बड़ी गलती की कि हमने कई ऐसी आइटम्स बंद कर दी जिन्होंने इंपोर्ट होके वैल्यू एडिशन के बाद दोबारा एक्सपोर्ट होना था। सो उस इंपोर्ट की वजह से एक्चुअली आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी थी और आपको बजाय के नुकसान होने के फ़ायदा होना था, लेकिन हमने तेज़ी में वो बंद कर दी। इसकी वजह से सिर्फ टेक्सटाइल को नहीं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कारोबारों को नुकसान पहुंचा है। और ये जो हमारे न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट्स हैं ना, ये इसीलिए कहते हैं, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक कौन है और गलत कौन है, लेकिन इनका ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि किसी भी मुल्क के नंबर्स ख्वाह कैसे ही क्यों ना हों, आप इंपोर्ट पर पाबंदी मत लगाएं, आप और हर वो काम करें जिससे नंबर्स बेहतर हो सकें। इंपोर्ट पर पाबंदी इसलिए ना लगाएं क्योंकि जब आप इंपोर्ट पर पाबंदी लगाएंगे तो इनवॉलंटरीली आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, मुतासर होगी। सर देखिए, मैं अच्छी तरह याद है सर कि हमारे एक दोस्त, वो बड़े ज़हीन एक शख्स, अब अभी आजकल भी कोई पाकिस्तान में नहीं काम कर रहे बाहर, तो PTI के दौर में ना, PTI ने आपको याद होगा बड़े लोगों को उठाया जो कि ज़रा यंग भी थे, जिनकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, तो ये एक्चुअरीज़ के एक डिग्री की हुई थी। एक्चुअल साइंसेस एक बहुत ही मुश्किल डिग्री होती है, लेकिन तो ये एक दिन मुझे मिलर कहते हैं, आपको तो पता ही नहीं कि होने क्या लगा है कि इंपोर्ट के ऊपर, कहता है अब आप आदत डाल लें कि आपका जो इंपोर्टेड साबुन और शैम्पू है ना, ये सब बंद होगा। अब आप मतलब वो टिक्की टाइप साबुन जो है, सारा कुछ ही उससे सफाई करेंगे। अब मैंने कहा यार देखें, ये सारी बातें जो है ना, ये पहले भी हम सुन चुके हैं, होता नहीं है। क्योंकि दो वजूहत हैं, एक तो जो शख्स ये पॉलिसी बना रहे हैं वो ख़ुद नहीं चाहते ये हो, और नंबर 2 यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर ये चीज़ें इंपोर्ट हुए बगैर ही आ जाती होती हैं, और ये आपके रैक्स पे पड़ी होती हैं जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। 2 बातें। तीसरा, मैंने उन्होंने कहा कि आप चलें ये बात कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आप ये क्यों नहीं बात करते कि सरकार अपनी बेल्ट क्यों नहीं थोड़ी टाइट कर लेती। मतलब इंपोर्ट, मतलब ये जो आपकी, मतलब एक आपको याद होगा PTI के दौर में डॉग फूड के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई थी कि ये क्यों इंपोर्टेड डॉग फूड आ रहा है, क्योंकि मतलब हर बंदा जो है वो उजड़ी नहीं बनाना चाहता अपने घर के अंदर। और सेकेंडली, ये इस दफ़ा भी सर एक कंसिस्टेंट थीम है हमारी तमाम हुकूमतों की कि हमारे तरफ ना देखो। ये बजट इतनी अच्छी खासी करते हैं उस चीज़ की कि ये हमारी तरफ ना देखें। हम तो कम नहीं, हम तो बढ़ा रहे हैं, हम सैलरीज बढ़ा रहे हैं, बोनसेस दे रहे हैं, PM हाउस ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ये कोई PDM नून लीग की बारी नहीं है, ये PTI के दौर में भी हुआ था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी होता रहा है, ये आने वाले दिनों में भी होता रहेगा, अनलेस हेल्म पे जो बंदा बैठा हो वो खुद अपने खर्चात कम करने की नीयत रखता हो। उसके बाद इंपोर्ट खेलते रहे, जो मर्जी करते रहे। बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो ये सर आजकल देखें ना, ये जो IPPs का सारा इशू है, ये किसने मुद्दा उठाया हुआ है कि हमने इसको रीनेगोशिएट करना है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने। गौहर एजाज साहब से लेके बाकी सारे। हमारे शो पे आज से कुछ हफ्ते पहले वो खुरम साहब आए हुए थे जो एप्टमा को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात, अगर आप शो वो मौजूद है यूट्यूब पे, आप देख लें, वो बात ये कर रहे थे जी कि हम तो तस्लीम करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कीप अप नहीं किया हमारे खिते में, ना इंडिया के साथ, ना श्रीलंका के साथ, ना बांग्लादेश के साथ, और कहते हैं कि हमारी और इंडिया की एक ज़माने में एक्सपोर्ट सेम होती थी। तो क्या वो चीज़ें हैं जो हमने की, जो उन्होंने नहीं की? ये कोई सर ऐसी नहीं है कि ये कुछ स्टेट सीक्रेट्स हैं, ये चीज़ें आप 2-4 मेरे ख्याल में घंटे लगा के गूगल पे आप फिगर्स समेत आके आप एक पूरा फाइल तैयार कर सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं कि जी ये वजह है। अब हम करने को क्या जा रहे हैं, वही चीज़ें। बिल्कुल, इसमें ना एक एक्सेप्शन है 2008 से 2013 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत। उन्होंने अपना सियासी कैपिटल सारा ख़त्म कर लिया उन अब अक्सर ये बात होती है कि जी वो कहाँ हैं, पंजाब में तो उनका नामो निशान नहीं है, वो तो शायद कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन एट द स्टेक ऑफ
पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उन्होंने उस पे वो किया। मतलब अगेन जिस तरह हम ये कहते हैं कि जी तमाम हुकूमतों ने खर्चे बढ़ा दिए, उन्होंने तो PSDP नहीं बढ़ाया था। उन्होंने तो उनके दौर में सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का था और वो उसी वजह से उस हुकूमत ने इतना ज़्यादा सफ़र किया। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो जो क्राइसिस था वो तो पहले से चलता आ रहा था, उन्होंने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने के लिए उस क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया। अगली दफ़ा जब हुकूमत जो अगली आई उसको मौका मिल गया कि वो खुल के बोरोइंग कर सके, क्योंकि वो करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक कर गए। सो ये पाकिस्तान जो है वो लूप में फंस चुका है। मतलब आप 5 साल जो है आप ऑस्टेरिटी करते हो, फिर उससे 5 साल आप स्पेंडिंग करते हो, फिर 5 साल ऑस्टेरिटी करते हो। अब ये आपकी किस्मत है कि आपकी हुकूमत किस वाले दौर में आ गई है। जब आपकी स्पेंडिंग वाले दौर में आ गई है, आप पब्लिक में मशहूर हो जाओगे कि जी इनसे तो अच्छे लोग ही कोई नहीं। आपकी हुकूमत ऑस्टेरिटी वाले दौर में आ गई है, लोग कहेंगे जी ये तो करप्ट है। सो मसला यहाँ पे करप्शन का नहीं है, मसला ये है कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और एवरी टाइम यू बोरो, आप जब भी उधार लेते हैं ना तो उससे आपकी एक चीज़ मुतासिर होती है और वो है दोबारा उधार लेने की कैपेबिलिटी। सो जब भी आप, जिस तरह से हम उधार लेते चले जा रहे हैं, हमें मज़ीद उधार मिलना मुश्किल होता जा रहा है सर। बिल्कुल ये सारी बातें जो है सर, ये इसके ऊपर फोकस जो है करना चाहिए। मेरे ख्याल में आजकल तकरीबन सारी डिबेट आप कहीं भी चले जाएं है इकॉनमी बेस्ड, ये भी उस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। बाला सर यहाँ पे ये इसको कंटिन्यू करते हैं या जाना हमने एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले बात हो रही थी ये जो सैलरी क्लास के ऊपर एक टैक्सेशन की चीज़ है, जैसे आपने सही निशानदेही की कि ये तो पिछले साल का है, अगले साल तो ये और बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, बैंक्स के ऊपर बात की हमने और बैंक्स के अंदर भी लोन का फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ जो सर हम जो नई डिस्कस की हमने शो के ऊपर, वो ये है कि ये टैक्सेशन तो देखें अब कर लेंगे। वो हमने पहले भी कहा था कि ये जो अब अगला फिस्कल ईयर आएगा ना, इसके अंदर चीज़ें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से अभी कह नहीं रहे, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है अभी आना शुरू होगा। मतलब जब आपकी 1-2 सैलरीज़ के बाद एक शख्स को नज़र आएगा कि टेक होम सैलरी जो है वो कम होने हो गई है टैक्सेशन की वजह से, और उसको आगे नज़र आएगी टैक्स तो आप काट रहे हैं कि टैक्स लग कर रहे हैं, तो ये एक मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा। और उसके बाद जो आपके अवाम है वो, कुछ लोग तो चलें इस चीज़ को शायद सफ़र कर लें, बर्दाश्त कर लें, बट ये पॉलिसी जो है ये अगेन जैसे हमने शो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़, और कल भी हमने बात की स्टॉप गैप जो सोल्यूशंस है ना, कि जी हमें यहाँ से तो हम कर नहीं सकते कि मतलब अपनी बेल्ट टाइटनिंग करें, इनसे जितना कुछ निचोड़ा जा सकता है वो निचोड़ लें। और ये फिगर्स जो हैं ये उस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं पहले से, मतलब अभी तो इसका इफेक्ट आना है, ये पहले से सिस्टम सारा चल रहा है। बिल्कुल, देखिए हमने 2 चीज़ों की तो बात कर ली थी, बैंक्स की और टेक्सटाइल की, लेकिन उसमें बीच में एक तीसरे नंबर पे सैलरीड क्लास की, सॉरी, बीच में तीसरे नंबर पे आ रहा था पेट्रोलियम का भी यही है कि पेट्रोलियम जाहिर है, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी जो इंपोर्ट करती हैं वो सरकार के थ्रू होता है, तो इसलिए उस पर भी एट सोर्स, मतलब सरकार को एग्जैक्टली पता होता है कितना इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, उस पे से भी टैक्स कम करना बहुत मुश्किल काम है। वो और बात है कि उस पे टैक्स बहुत बढ़ सकता है अगर, जो आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे स्मगल्ड पेट्रोल बिक रहा है, तो अगर उस पर काबू पा लिया जाए तो उस पर टैक्स मज़ीद बढ़ सकता है। लेकिन अगेन अब इसमें हम जाना नहीं चाहते कि वो कैसे स्मगल होता है और कैसे बिकता है। अच्छा, चौथी अगर आप टेक्सटाइल वाली बात पर आ जाएं तो यही तो है यहाँ पे, जब वो आपने जिक्र किया, जो एप्टमा वाले भी जब आए हुए थे, हमने बार बार इस चीज़ का तस्करा किया, उन्होंने कहा जी पहले ज़्यादा होता था अब नहीं होता, लेकिन बहरहाल होता तो होगा कि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो सारे पैसे वापस नहीं मंगवाते, ठीक है, कई पैसे वहीं रह जाते हैं। इसी तरह जब जाहिर है पैसे यहाँ पहुँचते ही नहीं तो उस पर टैक्स भी क्या होगा। इसीलिए अब पहले वैसे भी इनको टैक्स पे, एक्सपोर्ट पे ख़ास तौर पे छूट दी हुई थी, अब बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया है। इस पर भी काफ़ी एतराज़ हो रहा है कि जी अगर आप एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा देंगे तो लोगों के पास इंसेंटिव ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक इम्पोर्ट की बात है उसमें ठीक है कि एक चीज़ है जो कि इसेंशियल आइटम नहीं है, मतलब बहुत महंगा चीज़, मतलब आप बहुत जो है फैंसी चीज़ खाना चाहते हैं, उसके बगैर भी आपकी ज़िंदगी ठीक चलती रहेगी, तो उस पर एक प्रीमियम ज़रूर होना चाहिए।
लेकिन अगेन ये इट्स अप फॉर डिबेट कि क्या हमें इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक फैंसी चीज़ यहाँ पर आ रही है, अगर वो बहुत महंगी है और जो लोग ताकत रखते हैं वो उसको खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे एक यहाँ पर कंपटीशन भी तो पैदा हो रहा है। यहाँ पर एक इंडस्ट्री जिसको अगर ये पता होगा कि यार पूरी दुनिया का साबुन बैन है, यही वाली टिक्की चलनी है, तो वो कभी बेहतर साबुन बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा, वो कभी बेहतर चीज़ बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। सो अगर एक चीज़ अवेलेबल होगी, हाँ बहुत महंगी होगी, तो इस बनाने वाले को ये पता है, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर को, कि अगर मैं अपनी क्वालिटी बेहतर कर लूँ तो मैं इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकता हूँ। सो ये कॉम्पिटिशन के लिए भी इम्पोर्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। और इम्पोर्ट के बगैर भी आप कुछ नहीं कर सकते। इम्पोर्ट का लिंक है एक्सपोर्ट से, सारी चीज़ें बहुत अहम है और इनके ऊपर हमें जितनी डिबेट करें कम है, और हम तो कर ही रहे हैं। तो जाते जाते जी मैं टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है, 12 बजने को हैं। तो 5 अगस्त 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 370A और दफ़ा 35 को जब ख़त्म किया कश्मीर में से, तो ज़ाहिर है ये एक ऐसी हरकत थी जिससे फाउंडेशन ही हिल गई कश्मीर की और कश्मीरियों की, और वहाँ के सारे जो लोग जो हैं मकबूजा कश्मीर के, उनके ऊपर जो जुल्म है उनमें इजाफा होना शुरू हो गया। उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने वहाँ जाके जब सारी चीज़ जो है उसको मज़ीद वहाँ पे एट्रोसिटीज़ शुरू की, तो उसको ज़ाहिर है हमने भी उसका एक, पाकिस्तान ने बहैसियत कौम, बहैसियत एक मुल्क, हमने उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। PM ऑफिस की तरफ से मतलब आज का रोज़, मंडे का दिन जो है यौम इस्तिसाल जो है वो मनाया जा रहा है, जो सॉलिडारिटी डे है कश्मीर के साथ, हम सारे उनके साथ हैं। और उनकी ये जो एक उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो मोटिव है, जो वो चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान उनके साथ है। और ज़ाहिर है हम डे ऑफ सॉलिडारिटी उसलिए मनाते हैं। तो PM ऑफिस डायरेक्टिव ये था कि कल सारे शहरी जो हैं पाकिस्तानी तमाम जो हैं वो भी डे ऑफ सॉलिडारिटी मनाएं। इसके साथ साथ हमारे शो का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।